नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शकील सर ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली कक्षा में जोधपुर राज्य के इतिहास पार्ट 2 के अंदर मैंने आप लोगों को अमर सिंह राठौड़ तक का इतिहास पढ़ा दिया था। मैंने आपको बताया था जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने अपनी दासी अनारा बेगम के कहने पर अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ के स्थान पर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी बना दिया था। इस बात से अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर दिल्ली चले गए थे, या कह सकता हूँ उस जमाने मुगल राजधानी आगरा थी, आगरा चले गए थे शाहजहां के पास। और शाहजहां ने उसे नागौर का स्वतंत्र राजा बना दिया था। ठीक है, और आगे चलकर आप देखें उसने शाहजहां के ही भरे दरबार में सलावत खां की हत्या की थी। और आगे चलकर फिर शाहजहां के ही एक सेना नायक अर्जुन ने, जो कि रिश्ते में उनके साले भी लगते थे अमर सिंह राठौड़ के, उसने अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी। इधर हम जोधपुर के अंदर चलें तो अमर सिंह राठौड़ के छोटे भाई जसवंत सिंह जोधपुर के शासक बने। तो जसवंत सिंह के समय की घटनाएं आज की क्लास में आपको बताता हूँ। एक तो इस क्लास में हम जसवंत सिंह पढ़ेंगे, जसवंत सिंह के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह के बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। महाराजा जसवंत सिंह, जिनका शासनकाल है सन 1638 से लेकर सन 1678 ईस्वी। महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ को उपाधि महाराजा की प्रदान की जाती है शाहजहां के द्वारा। ठीक है, तो शाहजहां ने इनको महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। एक प्रश्न तो ये बन जाता है। दूसरा, देखिए महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ काफी विद्वान व्यक्ति थे, काफी सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं और एग्जाम में इन ग्रंथों को कई बार पूछा गया है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ को पूछा गया है। तो भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार, आनंद विलास और सिद्धांत बोध, ये तमाम जो ग्रंथ है ये महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह शाहजहां के एक बहुत ही खास दरबारी व्यक्ति थे। बहुत ही कह सकता हूं मुगल बादशाह शाहजहां के विश्वस्त सेना नायकों में से एक नाम आता है यहां पर महाराजा जसवंत सिंह का। तो देखिए शाहजहां जो है, इनके समय की एक बड़ी घटना देखने को मिलती है। शाहजहां सन 1658 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, 1658 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां हो जाते हैं बीमार। ऐसे समय में क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा नक्शा बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए। तो उस जमाने में अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा नक्शा बिगड़ गया है, ठीक कर देता हूं इसको। देखिए अगर हम बात करें उस जमाने के अंदर, तो ये जो शाहजहां थे ये उस जमाने में आगरा में रहा करते थे। ठीक है, शाहजहां उस जमाने में आगरा में रहा करते थे। मान लीजिए यहां पर ये जगह हो गई आगरा। तो शाहजहां आगरा में रहता है और शाहजहां के साथ उनके जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है दारा शिकोह, ये भी अपने पिता के साथ कहाँ रहता है, आगरा में रहता है, दारा शिकोह। ठीक है, शाहजहां का बड़ा पुत्र है और ये आगरा में अपने पिता के साथ रहता है। उस जमाने में ये जो गुजरात जो प्रांत था, गुजरात जो सूबा, मैंने कहा था उस जमाने में प्रांत को सूबा कहते थे। गुजरात सूबे का जो सूबेदार बना रखा था वो था मुराद। ठीक है, और यहां अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल प्रांत का जो सूबेदार था वो था शुजा। ठीक है, शुजा। और दक्षिण भारत, दक्कन, जिसको आज का महाराष्ट्र जो क्षेत्र है हमारा, ये दक्कन का जो सूबेदार था यहां था औरंगजेब। इस प्रकार आप देखें शाहजहां, जिसके 4 पुत्र हमको देखने को मिलते हैं, दारा शिकोह सबसे बड़ा, ठीक है, एक शुजा, एक मुराद है और एक औरंगजेब है। 4 पुत्र हैं यहाँ पर। 4 पुत्रों में से दारा शिकोह तो शाहजहां के साथ आगरा में राजधानी में रहता है, मुराद को गुजरात का सूबेदार बना रखा था, औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना रखा था और शुजा को बंगाल का सूबेदार उस वक्त बनाया हुआ था। सन 1658 ईस्वी में जैसे ही शाहजहां के बीमार होने की खबर इन तीनों भाइयों तक पहुंचती है, शुजा, मुराद, औरंगजेब तक, तो तीनों भाइयों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि यहाँ आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां की मृत्यु के तुरंत बाद दारा शिकोह शासक बने। ठीक है, ये चाहते हैं कि दारा शिकोह शासक बने उससे पहले जाकर आगरा पे कब्जा कर लिया जाए और अपने आप को शासक घोषित किया जाए। इस विद्रोह में सबसे पहले देखिए जो विद्रोह किया था वो शुजा द्वारा किया गया था। शुजा सबसे पहले विद्रोह करता है। शुजा अपनी सेना के साथ बंगाल से आगे बढ़ता है और ये आगरा की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इधर से आगरा से मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा शाही सेना भेजी गई, यानी आगरा से जो सेना आएगी वो हम उसको शाही सेना कहेंगे। शाही सेना भेजी गई थी आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में। ठीक है, और आखिरकार दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में शुजा पराजित हुआ। शुजा पराजित होकर यहाँ वापिस भागकर बंगाल लौट जाता है। शुजा जब वापस लौट जाता है तो औरंगजेब ने अब अपना थोड़ा दिमाग चलाया। उसको लगा अगर शुजा की तरह अकेले विद्रोह करोगे तो हार जाओगे, ज्यादा बढ़िया यह है कि अब यहाँ पर
औरंगजेब ने देखा कि ज्यादा बढ़िया यह है कि क्यों ना मुराद को साथ में मिला लिया जाए। अगर दोनों मिलकर अगर विद्रोह करेंगे तो दारा शिकोह जैसा आदमी उसको कुचल नहीं पाएगा। ऐसे समय में आप देखें औरंगजेब और मुराद इन दोनों के बीच में संधि हो गई और इन दोनों की सेनाएं यहाँ मध्य प्रदेश में आजकल एक जगह पड़ती है उज्जैन। तो उज्जैन के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धर्मत। ध्यान रखें, RS प्री एग्जाम में इसको पूछा गया है। धर्मत का युद्ध मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो धर्मत युद्ध कहाँ हुआ था, ये धर्मत नामक स्थान कहाँ पर है, तो ये उज्जैन के निकट पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ क्या होता है कि औरंगजेब ने चाणक्य से काम लिया, मुराद को अपने साथ मिलाया और मुराद और औरंगजेब दोनों की सेनाएं कहाँ इकट्ठी हो गई, धर्मत नामक स्थान पर इकट्ठी हो गई। इस बारे में जब सूचना शाहजहां और दारा शिकोह को लगती है, हालांकि उस जमाने में शाहजहां तो बहुत ज्यादा बीमार चल रहा था, ज्यादातर जो फैसले हैं वो दारा शिकोह खुद ले रहा था उस जमाने में, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे दारा शिकोह ने अपनी जो सेना है वो आगरा से भेजी अब धर्मत की तरफ, ताकि यहाँ पे मुराद और औरंगजेब दोनों के विद्रोह को कुचला जा सके। इस प्रकार आप देखें दिल्ली से जो शाही सेना जाएगी, आगरा से जो शाही सेना जाएगी, उस शाही सेना का नेतृत्व कौन करेगा, उसका नेतृत्व सौंपा था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को, ठीक है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के साथ एक मुगल सेनापति और भी भेजा गया था जिसका नाम हमको मिलता है कासिम खां। इस प्रकार आप देखें आगरा से मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से शाही सेना जारी है जिसका सेनापति जसवंत सिंह है, जोधपुर महाराजा, और साथ में कासिम खां सेनानायक को साथ भेजा गया है। एक बड़ी सेना लेकर इन्हें धर्मत भेजा जाता है, किससे लड़ने के लिए, औरंगजेब से लड़ने के लिए, ठीक है। ये सेना धर्मत में आती है। अब एक तरफ आप देखें जसवंत सिंह है और जसवंत सिंह के साथ एक मैंने कहा था ना कासिम खां मुगल सेनापति है, कासिम खां, और दूसरी तरफ यहां चले तो औरंगजेब और मुराद हैं। युद्ध होने से पहले दोनों के बीच में बातचीत हुई। पहले ऐसे नहीं कि जाते जाते दोनों के बीच में कोई युद्ध हो जाता है। पहले क्या होता है, युद्ध से पहले आपस में दोनों के बीच में वार्ता होती है, चर्चा होती है कि हो सकता है बातचीत के जरिए कोई हल निकल जाए। तो ऐसे समय में जसवंत सिंह औरंगजेब दोनों के बीच में बातचीत होती है, मुलाकात होती है। औरंगजेब ने यहाँ जसवंत सिंह को अपने पक्ष में करने की बहुत कोशिश करी। जसवंत सिंह को काफी लालच उसने दिया कि आप मेरे पक्ष में आ जाइए, ठीक है, और मेरे साथ आप मिल जाइए, जिसका बहुत बड़ा आपको बेनिफिट आपको मेरे शासक बनने के बाद मिल सकता है। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह ने, चूंकि जसवंत सिंह शाहजहां के बहुत ही खास व्यक्ति थे, ठीक है, उसके करीबियों में से एक, विश्वास पात्र लोगों में से एक माने जाते थे, तो महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की तरफ मिलना उचित नहीं समझा। लेकिन औरंगजेब यहां पर कामयाब हो जाता है कासिम खां को अपनी ओर मिलाने में। कासिम खां नाम का मुगल सेनानायक एक विशाल सेना के साथ, बड़ी सैनिक टुकड़ी के साथ औरंगजेब के साथ जा मिलता है। अब आप देखें यहाँ पर जसवंत सिंह महाराज की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। औरंगजेब ने इस मौके पर भी जसवंत सिंह को कहा था कि आप अभी भी मेरे साथ आके मिल जाइए, आपको अभी भी फायदा रहेगा। लेकिन फिर भी जसवंत सिंह ने औरंगजेब की से मिलने के बजाय औरंगजेब से युद्ध करना उचित समझा। आखिरकार जसवंत सिंह औरंगजेब दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये युद्ध कहलाता है धर्मत का युद्ध, ठीक है, धर्मत का युद्ध। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय होनी ही थी, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब पास एक बड़ी सेना है। कासिम खां भी यहाँ पे किसके साथ मिल गया है, कासिम खां भी मिल गया था। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। तो कासिम खां भी किसके साथ मिल गया था, औरंगजेब के साथ मिल गया था, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे धर्मत का युद्ध हुआ था 25 अप्रैल सन 1658 ईस्वी के दिन। धर्मत कहाँ मैंने बताया, उज्जैन मध्य प्रदेश में। महाराजा जसवंत सिंह ने शाही सेना का नेतृत्व किया। महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब द्वारा पराजित हुए, ठीक है। इस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब के हाथों पराजित हुए। इसके बाद औरंगजेब आगरा की तरफ कूच कर जाता है और महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर की तरफ आ जाते हैं। आप यहाँ देखिए एक बड़ी घटना इतिहास में और घटती है, ऐसी बहुत कम घटनाएं देखने को मिलती हैं, और ये जो भी इतिहास घटनाएं इस तरह की मिलेंगी आपको कहीं ना कहीं राजस्थान से ही संबंधित मिल सकती हैं। बाकी जगह ऐसे उदाहरण हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब महाराजा जसवंत सिंह धर्मत युद्ध में पराजित होकर जोधपुर वापस लौटे तो उनकी पत्नी रानी जसवंत दे ने जोधपुर किले का दरवाजा बंद करवा दिया और अपने पति महाराजा जसवंत सिंह के ऊपर चूड़ियां फेंकवाई। अब आप देखिए यहाँ पर एक रानी है जो अपने पति को जोधपुर किले में घुसने से रोक के खड़ी हो गई है। वो कहती है कि तुम हार कर आए हो, ठीक है, पीठ दिखा कर आए हो, तो ये काम राजपूतों वाला नहीं है, तो आप मेरे पति नहीं हो सकते। अगर आप युद्ध मैदान में अगर आपको मृत्यु प्राप्त होती तो खुशी खुशी में आपके साथ सती हो जाती, लेकिन आप तो भाग कर आए हैं, आपने तो नाक कटा दी, ठीक है, तो आपको किले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और ऐसे समय में आप देखें रानी ने बाकी महिलाओं के साथ मिलकर उन तमाम राजपूतों के ऊपर, महाराजा जसवंत सिंह के ऊपर चूड़ियां फेंकवाई, ठीक है। तो ऐसे समय में महाराजा जसवंत सिंह ने भरोसा दिया रानी जसवंत देव को कि ऐसा नहीं है, मैं भाग कर नहीं आया,
परिस्थितियां ऐसी हो गई युद्ध के अंदर कि मुझे पराजित होना पड़ा, और फिर अब मैं आगरा जाता तो फिर किस तरीके से, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ महारानी जी, मैं इस युद्ध में हार का बदला औरंगजेब से जरूर लूंगा। तो माना जाता है इस प्रकार का आश्वासन पाकर महारानी ने किले का दरवाजा खोला। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन थी? वो थी महारानी जसवंत दे। ये बूंदी के राजा छत्रसाल की पुत्री थी, ठीक है। तो इसलिए कई बार आपको, चूंकि बूंदी की राजकुमारी है, इसलिए आपको हाड़ा रानी भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा बूंदी में हाड़ा वंश के शासकों का शासन था, तो ये बूंदी की राजकुमारी है। तो हाड़ा रानी भी आपको कहीं कहीं इतिहास की किताबों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बूंदी की राजकुमारी है, तो आप इसको हाड़ा रानी भी कह सकते हैं। तो हाड़ा रानी जसवंत दे ने किले का दरवाजा बंद कर दिया और महाराजा के ऊपर चूड़ियां फेंकवाई, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कौन थी और किसके ऊपर चूड़ियां फेंकवाई थी। और इस पूरी घटना का वर्णन फ्रांसीसी लेखक बर्नियर ने भी किया है, ठीक है। यानी ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। ये घटना, इस घटना का जिक्र एक विदेशी यात्री, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भी अपनी लेखन में करता है, कहता है कि हाँ मैंने, ये घटना सच है। चलिए उसके बाद देखें तो औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है, ठीक है। इधर से आप देखें औरंगजेब विजयी हुआ, आगे चलकर मुगल बादशाह बना। इधर महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर में रह रहे थे। अगले ही साल 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, सॉरी 1659 ईस्वी मुझे लिखना है, एक सेकेंड। अगले ही साल अगर हम बात करें तो 1659 ईस्वी के अंदर एक युद्ध औरंगजेब का और हुआ अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ। ये युद्ध हुआ था दौराई का युद्ध, दौराई का युद्ध, दौराई का युद्ध कह दीजिए या देवराई का युद्ध कह दीजिए, ठीक है। युद्धों की अलग से लिस्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये दौराई नाम की जगह आजकल अजमेर में पड़ती है। तो सन 1659 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को दौराई के युद्ध में यानी देवराई के युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध में भी महाराजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की मदद करने की कोशिश की थी, हालांकि मदद नहीं कर पाया था। ऐसे समय में औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह से और ज्यादा नाराज हो गए कि आपने धर्मत युद्ध मेरे खिलाफ लड़ा और उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे, दौराई युद्ध में फिर आप दारा शिकोह की मदद कर रहे हैं। इस प्रकार औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में काफी खींचातानी यहाँ पे शुरू हो गई, दोनों के बीच में काफी दुश्मनी यहाँ से हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों के बीच में जब तलवारें खिंच गई तो मिर्जा राजा जयसिंह, आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने बीच बचाव किया और बीच बचाव करके दोनों के बीच में एक बार फिर से दोस्ती करवाई, ठीक है। औरंगजेब और जसवंत सिंह दोनों के बीच में मध्यस्थता करके उनकी दोस्ती करवाई। हालांकि ये दोस्ती सिर्फ दिखावा थी और अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं औरंगजेब भी जसवंत सिंह से नाराज थे और जसवंत सिंह भी औरंगजेब से अपना बदला लेना चाहता था, ठीक है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो यहाँ पर दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हैं कौन? मिर्जा राजा जयसिंह, जिनकी मध्यस्थता से एक बार फिर से औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में संबंध मधुर हो जाते हैं। हालांकि ये मधुर सिर्फ दिखाने के लिए था, अंदर से दोनों के बीच में कटुता बनी रही। यहीं पर आप देखेंगे तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को 1662 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए दक्षिण में भेजा, महाराष्ट्र में। उस जमाने में देखिए एक परंपरा ये अक्सर देखी जाती थी कि जो भी बादशाह का विरोधी होता है, ठीक है, केंद्रीय सत्ता का जो विरोधी होता है, तो उसे सामान्यतः सत्ता से दूर रखने के लिए उसे दिल्ली से दूर रखा जाता है, यानी राजधानी से दूर रखा जाता है। एक तो ये ताकि राजधानी में रहकर कोई षड्यंत्र ना कर पाए। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए उसे युद्ध मैदान भेजा जाएगा तो हो सकता है युद्ध मैदान में वो शिवाजी को मार डाले तो भी औरंगजेब का फायदा, शिवाजी महाराजा जसवंत सिंह को मार डाले तो भी औरंगजेब का फायदा, ठीक है। औरंगजेब का रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें शिवाजी के विरुद्ध भेजा जाता है महाराजा जसवंत सिंह को सन 1662 ईस्वी में, लेकिन महाराजा जसवंत सिंह को कोई विशेष सफलता यहाँ पे प्राप्त नहीं होती। उल्टा यह होता है कि सन 1664 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर दिया। सूरत आजकल गुजरात में है। उस जमाने में मुगलों का एक बड़ा व्यापारी ठिकाना हुआ करता था सूरत। सूरत पर हमला कर दिया था। लगभग 1 करोड़ रुपए की लूट शिवाजी द्वारा सूरत पर की गई थी। जबकि आप देखें यहाँ पर शिवाजी की घेराबंदी करने का काम दिया गया था महाराजा जसवंत सिंह को, तो फिर भी घेराबंदी को तोड़कर शिवाजी सूरत गुजरात पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इस बात से औरंगजेब बहुत नाराज हुआ और औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को दक्कन से हटाकर इसे अफगानिस्तान की ओर भेज दिया पठानों के विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। वहां जब आप देखें ये जाते हैं महाराजा, तो वहां जाकर इनकी तबीयत खराब रहने लग जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो ठंडी जलवायु है वो इनको कह सकते हैं कि सूट नहीं हुई। काफी ये बीमार हो गए और काफी बीमार रहने के बाद इन्होंने लगातार औरंगजेब को पत्र लिखे कि मुझे आप जोधपुर जाने का एक तरीके से परमिशन दीजिए, आज्ञा मुझे दीजिए। लेकिन औरंगजेब द्वारा उसे परमिशन नहीं दी गई।
एक मौके पे माना जाता है औरंगजेब जब खुद अफगानिस्तान गए थे तो उन्होंने जब खुद देखा अपनी नज़रों से कि महाराजा जसवंत सिंह वाकई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो ऐसे समय में अब औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर लौट जाने की आज्ञा प्रदान कर दी थी। ठीक है, ऐसे समय में जब महाराजा जसवंत सिंह वापस लौट रहे थे तो जामरूद नाम की एक जगह पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखें, जामरूद नाम की जगह पड़ती है। ये जगह आजकल पाकिस्तान में पेशावर के निकट पड़ती है। ठीक है, ये जगह आजकल पाकिस्तान में, कुछ गाइड किताबों में अफगानिस्तान दे रखा है, बहुत गलत है। तो जामरूद जो आजकल पाकिस्तान में, यहाँ लौटते समय महाराजा जसवंत सिंह की नवंबर 1678 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब को महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु की सूचना सुनाई गई तो औरंगजेब बहुत खुश हुआ और औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र का मतलब धर्म विरोध। ठीक है, कि मेरा सबसे बड़ा धर्म जो विरोधी था आज वो खत्म हो गया है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा गया कोटेशन किसकी है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु का समाचार सुनकर औरंगजेब क्या कहता है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। ठीक है, ये कथन कहा था औरंगजेब ने। अब यहीं पर ही आप देखें, उस जमाने में एक परंपरा और थी, अगर कोई राजपूत राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी है और अगर वह निसंतान मर जाता है तो उसका पूरा राज्य खालिसा घोषित कर दिया जाएगा, यानी सीधे सीधे औरंगजेब उस पर क्या करेगा, अपना कब्जा कर लेगा। यहां पर भी ऐसा हुआ। यहां महाराजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी कोई जीवित संतान नहीं थी, हालांकि इनके कुछ पुत्र थे जो पहले ही इनके जीवन काल में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे समय में जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई है तो उनका जीवित पुत्र कोई ना था। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल यहां पर औरंगजेब को दूसरी सूचना एक और मिली कि महाराजा जसवंत सिंह की दो पत्नियां गर्भवती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आगे चलकर उनसे कोई पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो सीधी सी बात है, जोधपुर को आप खाली सा नहीं रख सकते, आपको जोधपुर वापस लौटाना पड़ेगा। तो फिर भी औरंगजेब ने क्या किया, उन दोनों गर्भवती पत्नियों को बजाय जोधपुर जाने के उन्हें दिल्ली भिजवा दिया गया। और दिल्ली में भिजवाने के बाद पहले तो उन्हें राजा रूप सिंह की हवेली में नजरबंद करवाया गया, बाद में उन्हें दिल्ली में नूरगढ़ में उनको नजरबंद करवाया गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी दोनों गर्भवती पत्नी और उसके साथ जितने भी लोग बाग जो थे उन सबको कहाँ भिजवा दिया, दिल्ली उनको भिजवा दिया गया, उनको नजरबंद कर लिया गया। आगे चलकर दोनों रानियों ने यहाँ पर दो पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र का नाम था दलथम्भन, जो कि जन्म के कुछ समय बाद मृत्यु उसकी हो जाती है। दूसरे पुत्र का नाम अजीत सिंह रखा गया। ठीक है, इस प्रकार आप देखें, अजीत सिंह को फिर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा दिल्ली के लाल किले में नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, और किसी को जोधपुर में यह भनक ना लगी कि राजकुमार अजीत सिंह पैदा भी हुए हैं, और जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालिसा इसलिए घोषित कर दिया, ये दिखाती हुई कि साहब महाराजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस वजह से जोधपुर को खालिसा घोषित किया जाता है। औरंगजेब ने कुछ समय के पश्चात जोधपुर का राज्य 36 लाख रुपए के बदले एक व्यक्ति को दे दिया गया था, या एक व्यक्ति को दे दिया था। ये व्यक्ति कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहां पर मैंने आपको अमर सिंह राठौड़ पढ़ाए थे। ठीक है, तो अमर सिंह राठौड़ जो थे उनके पौत्र को ये 36 लाख रुपए के बदले जोधपुर का टीका दिया गया था, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूर किस्म का था इसलिए जोधपुर की जनता ने विद्रोह कर दिया, और जोधपुर की जनता ने विद्रोह करने के बाद औरंगजेब ने वह राज्य वापस उसे ले लिया। ठीक है, इस प्रकार आप देखें, औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह को तो दिल्ली के लाल किले में नजरबंद कर लिया और जोधपुर रियासत को क्या कर दिया, खालिसा घोषित कर दिया। ठीक है, खालसा कह दीजिए या खालिसा घोषित कह दीजिए, एक ही बात है। तो जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया। अब इस प्रकार आप देखेंगे, राजकुमार अजीत सिंह वो कहाँ है, राजकुमार अजीत सिंह अब औरंगजेब की कैद में है। और जोधपुर राज्य किसको दिया जाता है, जोधपुर का राज्य दिया जाता है इंदर सिंह को, जो कि कौन है, जो कि अमर सिंह राठौड़ मैंने बताए थे, जसवंत सिंह के बड़े भाई। तो अमर सिंह राठौड़ के पौत्र हैं इंदर सिंह। इंदर सिंह को 36 लाख रुपए के बदले में जोधपुर का टीका दे दिया जाता है। लेकिन इंदर सिंह एक बहुत ही क्रूर और जालिम किस्म का व्यक्ति था, जनता इसको पसंद नहीं करती थी, और मात्र 2 महीने के शासनकाल के बाद ही जनता के विरोध की वजह से इंदर सिंह को औरंगजेब द्वारा दिल्ली वापस बुला लिया गया और एक बार फिर से जोधपुर को खालिसा घोषित कर दिया गया था। ठीक, चलिए उसके बाद देखें तो यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह जो थे, इनके एक दरबारी कवि का मैं साथ साथ नाम ले लेता हूँ, जिनका नाम हमको मिलेगा मोहनोत नैण सिंह। बहुत बड़े इतिहासकार है मोहनोत नैण सिंह, जिन्हें हम बोलते हैं राजपूताने का अबुल फजल। बहुत ही महत्वपूर्ण 2 रचनाएं इनकी हमको मिलती है, मोहनोत नैण सिंह ख्यात, और एक मिलता है मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, मारवाड़ परगनारी विगत, इसको हम राजपूताने का गजेटियर भी कहते हैं, इसको गामारी ख्यात भी कहते हैं। राजस्थान साहित्य का टॉपिक आएगा, वहां मैं इसकी चर्चा आपसे अलग से करने वाला हूं तमाम ग्रंथों की। मोहनोत नैण सिंह,
जो जोधपुर रियासत के दरबारी कवि भी हैं, जोधपुर रियासत के दीवान भी रह चुके थे, महाराजा के बहुत खास आदमी थे। लेकिन एक समय पर माना जाता है मनोज नैन सिंह के ऊपर गबन का आरोप लगा था। ठीक है, उनके ऊपर एक पैसे को लेकर कुछ गबन का आरोप उनके ऊपर लगा दिया गया, जिस वजह से महाराजा जसवंत सिंह दक्कन अभियान, ये बात है दक्कन अभियान के, जब शिवाजी के विरुद्ध महाराजा जसवंत सिंह को भेजा गया था, ये उस दौर की बात है। तो माना जाता है कि यहाँ महाराजा जसवंत सिंह ने मनोज सिंह और इनके भाई, जिनका नाम सुंदरदास देखने को मिलता है, दोनों भाइयों को किसी गबन के आरोप में नजरबंद करवा दिया या जेल में डलवा दिया, और उनके ऊपर 1 लाख सोने की अशर्फी का जुर्माना लगा दिया कि आप 1 लाख सोने की अशर्फी हमें दे दो और हम आपको जेल से छोड़ देंगे। लेकिन मनोज नैन सिंह ने सोने की अशर्फी देने से मना कर दिया, क्योंकि मनोज नैन सिंह का ये कहना है अगर मैं आपको जुर्माना देता हूं तो इससे मेरा जुर्म साबित हो जाएगा, लेकिन महाराज मैं अभी भी कहता हूं कि मैंने ये गबन का कार्य नहीं किया है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आखिरकार आप देखें, जब उन्होंने अशर्फी देने से मना कर दिया तो जेल में उनके ऊपर काफी अत्याचार किए गए थे, और यहाँ पर जेल के जो कह सकता हूँ कि जो अत्याचार उसके ऊपर होते थे, तो उससे घबराकर दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली थी, विष पी लिया, दोनों ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार आप देखें मनोज नैन सिंह का अंत कैद के अंदर होता है। कहाँ एक बड़ा दरबारी कवि और जोधपुर रियासत का दीवान, और अंत में उसका जो समय गुजरता है वो बहुत ही बुरा गुजरता है। एक इतिहासकार है मुंशी देवी प्रसाद, इन्होंने मनोज नैन सिंह को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल, उनसे उनकी तुलना की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखें, पूछा जाता है कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? मनोज नैन सिंह कहते हैं। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसके दरबारी कवि थे? महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, दूसरा, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो मनोज नैन सिंह ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत, जिसे हम राजपुतान या कह सकते हैं राजपुताने का गजेटियर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गांव की जानकारी है तो हम इसको गांवारी ख्यात भी कह देते हैं। ठीक है, तो राजस्थान साहित्य में पूरी चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह की। जैसा कि मैंने कहा कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह को दिल्ली में नजरबंद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। ऐसे समय में एक व्यक्ति जिनका नाम है दुर्गादास राठौड़, वो सामने आते हैं अपने कुछ लोगों के साथ, और बड़ी चालाकी से औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह को मुक्त करवा लिया जाता है। दिल्ली से अजीत सिंह को निकालकर उसे सबसे पहले सिरोही के जंगलों में रखा जाता है। ठीक है, जयदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, कालिंद्री नाम के स्थान पर उसे छुपा कर रखा जाता है। बाद में राणा राज सिंह ने भी उनकी मदद की थी। तो आप देखेंगे महाराजा अजीत सिंह का जो शासनकाल शुरू हो रहा है वो सन 1709 ईस्वी से शुरू हो रहा है, जबकि आप देखें इनके पिता की मृत्यु थी 1678 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो बीच में देखें लगभग 30 साल का एक अंतर हमको नजर आता है, गैप नजर आता है। ये 30 साल के बाद अजीत सिंह को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिलता है, और अजीत सिंह को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिलता है तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा हाथ रहता है वीर दुर्गादास राठौड़ का, जिनकी भी बात मैं आपसे इसी लेसन में करने वाला हूं। ठीक है, तो अजीत सिंह की धायमा गोराधाय। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए राजस्थान के अंदर 3 ही धायमाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो गोराधाय जो अजीत सिंह की रही है। ठीक है, एक पन्नाधाय, पन्नाधाय की चर्चा हम मेवाड़ के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो एक वो हो गई थी। वैसे मैंने आपको एक चीज और बता दी थी कि राजपुताने में जो धायमा होती थी, ठीक है, धायमा जो होती थी वो किस जाति संबंधित होती थी? गुर्जर जाति से संबंधित होती थी। ठीक है, चलिए, तो इनकी धायमा का नाम पूछ लिया जाता है गोराधाय। इसके अलावा देखें तो कालिंद्री गांव में जयदेव नामक ब्राह्मण के घर में इनको छुपा के रखा जाता है। तो मैंने आपको रिपीट करता हूं वापस से कि जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद कुछ समय पश्चात इनका जन्म हुआ राजकुमार अजीत सिंह का। औरंगजेब द्वारा इन्हें दिल्ली में नजरबंद कर लिया गया। दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की कैद से राजकुमार अजीत सिंह को निकालकर भागने में सफल हो जाता है, और आखिरकार उन्हें छुपाकर कालिंद्री गांव जो सिरोही के अंदर पड़ता है, इसमें यहाँ एक जयदेव नामक ब्राह्मण के घर में उसको छुपाकर रखा जाता है। उसकी पहचान को छुपाकर रखा जाता है ताकि किसी व्यक्ति को ना पता चले कि यह लड़का राजकुमार अजीत सिंह है। ठीक है, यहीं पर आप देखें मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह द्वारा भी मदद की जाती है। होता यह है कि राजकुमार अजीत सिंह की जो माता है, राजकुमार अजीत सिंह की जो माता है, ठीक है, वो राणा राज सिंह की जो पत्नी है उनकी सौतेली बहन थी। तो इस तरीके से आप देखें, इस रिश्ते के हिसाब से राणा राज सिंह ने राजकुमार अजीत सिंह की मदद की थी।
केवल यहाँ पे आप देखें मदद ही नहीं करी, उसे सुरक्षा ही नहीं दी, उसे केलवा की जागीर भी प्रदान करी ताकि उसका खर्च भी निकाला जा सके। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको राणा राज सिंह के अंदर बता दिया था कि औरंगजेब की, मैंने आपसे कहा था औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध राणा राज सिंह ने अजीत सिंह को सुरक्षा भी दी और उसे यहाँ केलवा की जागीर भी प्रदान की थी। ठीक है, इसके अलावा देखें तो सन 1707 ईस्वी में फिर देवारी का समझौता हुआ था। मैं आपको बता चुका हूं इस समझौते के बारे में। सन 1707 ईस्वी देवारी समझौता, इस समझौते के अंदर राजकुमार अजीत सिंह मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह द्वितीय से मदद प्राप्त करते हैं। इस संधि में 3 लोग शामिल थे। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह से मदद हासिल करने के लिए आमेर के राजा सवाई जयसिंह आए थे, क्योंकि उनका आमेर छिन गया था, बहादुर शाह द्वारा छीन लिया गया था, तो वो आए थे महाराणा से मदद मांगने। इधर राजकुमार अजीत सिंह ये भी महाराणा से मदद मांगने आए हैं। आखिरकार सन 1707 ईस्वी में एक राजपूत गठबंधन होता है, और यह गठबंधन होता है मेवाड़ प्लस मारवाड़ और प्लस आमेर, 3 रियासतों के बीच में। ठीक है, मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह जिनको अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करना है, आमेर के राजा सवाई जय सिंह जिनको अपना खोया हुआ आमेर हासिल करना है मुगलों से। ठीक है, मारवाड़ी मुगलों के पास है और आमेर भी मुगलों के पास है। तो इन दोनों शासकों ने मदद मांगी मेवाड़ महाराणा के साथ, और तीनों की संयुक्त सेनाओं ने, तीनों राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने, ठीक है, जोधपुर पर भी कब्जा कर लिया और आमेर पर भी कब्जा कर लिया। यानी मारवाड़ का राज्य भी वापस मिल गया और आमेर का राज्य खोया हुआ इनको सवाई जयसिंह को वापस मिल जाता है। इस प्रकार सन 1707 ईस्वी में राजकुमार अजीत सिंह को उनका खोया हुआ मारवाड़ का राज्य वापस मिलता है, लगभग 30 साल के संघर्ष के बाद। और इस पूरे संघर्ष के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है दुर्गादास राठौड़, जिसकी वजह से अजीत सिंह की जान बची, और केवल जान ही नहीं बची, उसने पूरे 30 साल अपने लगा दिए थे मुगलों के साथ संघर्ष में। औरंगजेब के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार बहादुर शाह के जमाने में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बने। ठीक है, इनका मूल नाम मुअज्जम था, बहादुर शाह प्रथम नाम से शासक बने। आखिरकार उनके जमाने में यह देवारी समझौते के तहत अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में कामयाब हुए। हालांकि मुगल बादशाह द्वारा जोधपुर राज्य को औपचारिक रूप से, जोधपुर का राजा जो स्वीकार किया गया अजीत सिंह को, वो 2 साल बाद 1709 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। हालांकि अजीत सिंह ने अपना राज्य छीन लिया था 1707 ईस्वी में, लेकिन मुगलों द्वारा मान्यता उसे 1709 ईस्वी में प्रदान की गई थी। ठीक है, तो देवारी समझौता हुआ। देवारी समझौते के तहत मारवाड़ पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, आगे चलकर हम बात करें तो महाराजा अजीत सिंह को बादशाह निर्माता शासक भी कहा जाता है। देखिए, बादशाह निर्माता शासक इसलिए कहेंगे क्योंकि कई मुगल बादशाहों को इन्होंने गद्दी पर बिठाया था। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो अजीत सिंह उस जमाने में मुगल सत्ता के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे सैयद बंधु। 2 भाई हैं, ठीक है, जिनको हम सैयद बंधु के नाम से इतिहास में जानते हैं। तो सैयद बंधु जो थे ये पूरे के पूरे कह सकते हैं कि मुगल सत्ता को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और सैयद बंधु का जो ग्रुप था उसमें महाराजा अजीत सिंह भी शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु थी सन 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम अगले शासक बनते हैं, जिनकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हो जाती है। 1712 के बाद 1712 से 13 शासक बनते हैं जहांदार शाह, उसको शासक बनवाया सैयद बंधुओं ने। जहांदार शाह को 1 साल में हटाकर फिर फर्रुख सियर को शासक बनवाया सैयद बंधुओं ने 1713 से 1719। ठीक है, सैयद बंधुओं की मृत्यु के बाद रफीउद्दर्जात नाम के एक बच्चे को शासक बनाया गया, जिसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। रफीउद्दर्जात के बाद रफीउद्दौला को अगला शासक बनाया गया, वह भी बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से दुनिया जानती है, उसको इन्होंने मुगल बादशाह बनाया। ठीक है, तो मेन तो आप देखें यहाँ सैयद बंधुओं का योगदान आता है, जिनको हम बादशाह निर्माता कहते हैं। लेकिन चूंकि उस जमाने में सैयद बंधुओं का जो ग्रुप था उसमें महाराजा अजीत सिंह भी शामिल थे, इस प्रकार आप देखें सैयद बंधुओं के साथ साथ अजीत सिंह भी कहलाते हैं बादशाह निर्माता, क्योंकि इस पूरे ग्रुप ने, जो कि मुगल दरबार में सबसे ताकतवर ग्रुप बन चुका था, सैयद बंधुओं का ग्रुप, जिसमें अजीत सिंह भी महाराजा शामिल थे, तो इस ग्रुप ने कई शासकों को, मुगलों को बादशाह बनाया भी और हटाया भी। इस प्रकार इस प्रकार हम बादशाह निर्माता भी अजीत सिंह को कह देते हैं। यहां पे देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था मुगल बादशाह फर्रुख सियर के साथ। ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सियर के साथ किया था।
अब यहाँ पे यह विवाह अंतिम मुगल राजपूत विवाह कहलाता है। सन 1714 ईस्वी में यह विवाह संपन्न हुआ था। आप देखेंगे मुगल बादशाह फर्रुख सियर उस जमाने में हुआ करते थे, उनके साथ अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कुंवरी का विवाह किया और यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह कहलाता है। इसके बाद मुगल और राजपूतों में कोई विवाह नहीं हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि पहला मुगल राजपूत विवाह माना जाता है सन 1562 ईस्वी, अकबर और आमिर के राजा भारमल की पुत्री का विवाह। तो वो तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह है और ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह है, ठीक है ना। आगे चलकर देखें तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर की हत्या के षड्यंत्र में सैयद बंधुओं का साथ भी दिया था अजीत सिंह ने, ठीक है। तो अब देखें महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया फर्रुख सियर के साथ और आगे चलकर उसी फर्रुख सियर की हत्या के षड्यंत्र में सैयद बंधुओं का साथ भी दिया था। यहां पर महाराजा अजीत सिंह ने एक काम और भी किया था, सैयद बंधुओं के साथ मिलकर फर्रुख सियर की हत्या तो करवाई दी और साथ ही साथ अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी को मुगल महलों से वापस निकालकर जोधपुर ले आए और जोधपुर में लाकर किसी हिंदू राजकुमार के साथ या लड़के के साथ उसकी शादी करवा दी गई थी, ठीक है। इस प्रकार आप देखें अंतिम ये शादी मानी जाती है, मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। इसके बाद देखें सन 1724 ईस्वी में बख्त सिंह द्वारा महाराजा अजीत सिंह की हत्या कर जाती है। बख्त सिंह कौन है? ये खुद महाराजा अजीत सिंह के पुत्र हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उस जमाने में मुगल शासक हुआ करते थे मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह के बहुत करीबी हुआ करते थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने महाराजा अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह के साथ मिलकर एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया, ठीक है। तो महाराजा अजीत सिंह के दो पुत्र हैं, बड़े पुत्र एक अभय सिंह और एक पुत्र उनके हैं बख्त सिंह। तो सवाई जय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर मंत्रणा करी और ये कह दिया कि आपके पिता जब तक हैं जब तक जोधपुर को बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए ज्यादा बढ़िया यह है कि आप अपने पिता की हत्या करवाएं और जोधपुर का राजा आप खुद बन जाएं। इस प्रकार आप देखें अभय सिंह ने अपने भाई बख्त सिंह के हाथों महाराजा अजीत सिंह की हत्या करवा दी। महाराजा अजीत सिंह जब सो रहे थे तो सोते समय ही बख्त सिंह ने अपने पिता की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार आप देखें यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु हुई। पंडित गौरीशंकर ओझा बड़े इतिहासकार हैं राजस्थान के, इन्होंने अजीत सिंह के लिए एक शब्द बोला है कान का कच्चा, ठीक है। कान का कच्चा आप समझते ही हैं कि भाई किसी की कोई बात सुन ली बस उसी बहकाव में आगे फट से। तो इस प्रकार आप देखें गौरीशंकर ओझा ने महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दुर्गादास राठौड़ की, ठीक है। ये वही दुर्गादास राठौड़ है जिनकी वजह से जोधपुर रियासत का अस्तित्व बचा रह गया, नहीं तो जोधपुर रियासत को पता नहीं औरंगजेब कब तक ही खत्म कर चुका होता। दुर्गादास राठौड़ जिनका जन्म हुआ था सालवा गांव जोधपुर के अंदर। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसीज कहा है, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो हम इसे मारवाड़ का रक्षक कहते हैं, मरु केसरी कहते हैं, राठौड़ वंश का उद्धारक कहते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में तो एक कहावत प्रचलित है, माई एहड़ा पूत जन जेहड़ा दुर्गादास, ठीक है, यानी ऐसा पूत हो जैसा दुर्गादास। तो इस प्रकार आप देखें दुर्गादास राठौड़ ये वो व्यक्ति जिसकी वजह से जोधपुर रियासत बच जाती है, औरंगजेब के चंगुल से निकल जाती है, नहीं तो औरंगजेब पता नहीं कब का जोधपुर रियासत को खत्म कर चुका होता, ठीक है। यहां आप देखें इन्होंने क्या किया, मुगलों के साथ 30 वर्षीय युद्ध लड़ा। शुरुआत होती है अजीत सिंह को निकालने से। अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की कैद से निकाल लाता है और मरते दम तक जब तक औरंगजेब रहा, औरंगजेब ने तो अजीत सिंह को उसका राज्य नहीं लौटाया, लेकिन इतना जरूर है कि औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह शासक बना और उसके समय में इन्होंने अपना राज्य वापस छीन लिया। तो 30 साल लंबी लड़ाई लड़ी मुगलों के साथ दुर्गादास राठौड़ ने और आखिरकार 30 साल लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जोधपुर राज्य वापस किसको प्राप्त हुआ? अजीत सिंह को प्राप्त हुआ। तो अजीत सिंह को जोधपुर मिलना, ठीक है, और अजीत सिंह के लिए अगर लड़ाई ना लड़ी होती जो दुर्गादास राठौड़ द्वारा तो पता नहीं जोधपुर रियासत कभी की खत्म हो चुकी होती। यहीं पर एक घटना मैं आपको और बता देता हूं। यह घटना है 1 जनवरी सन 1681 ईस्वी, ठीक है। सन 1679 में 1679 ईस्वी के अंदर दुर्गादास राठौड़ राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़ा लाता है। इसके बाद औरंगजेब ने अपने बेटे शहजादे अकबर, ध्यान रखें एक तो मुगल बादशाह अकबर पहले हो चुके हैं, ये औरंगजेब के पुत्र हैं शहजादा अकबर, चूंकि शासक नहीं बनेगा इसलिए हमको शहजादा अकबर बोलेंगे, राजकुमार अकबर बोलेंगे। तो औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादे अकबर को दुर्गादास राठौड़ का पीछा करने के लिए भेजा, उनको पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन यहीं आप देखें एक बड़ी गड़बड़ यह हो जाती है कि दुर्गादास राठौड़ को जब इस बात का पता चलता है कि शहजादा अकबर खुद मुगल बादशाह बनने की फिराक में है, तो दुर्गादास राठौड़ द्वारा शहजादे अकबर के साथ संपर्क किया गया और यहाँ पर शहजादे अकबर को मदद का आश्वासन दिया कि अगर आप जोधपुर का राज्य अजीत सिंह को वापस लौटाएं तो हम आपको मुगल बादशाह बनने में मदद दे सकते हैं।
इस प्रकार आप देखें दुर्गादास राठौड़ को पकड़ने के लिए आया था शहजादा अकबर, और वो शहजादा अकबर दुर्गादास के साथ ही मिल गया औरंगजेब के खिलाफ। और इस प्रकार 1 जनवरी 1681 ईस्वी को दुर्गादास राठौड़ की मदद का आश्वासन प्राप्त करके औरंगजेब के पुत्र शहजादे अकबर ने स्वयं को नाडौल नामक स्थान पर भारत का सम्राट घोषित कर दिया। नाडौल मैं बता चुका हूं, नाडौल आजकल पाली जिले के अंदर पड़ता है। तो नाडौल नामक स्थान पर उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, भारत का बादशाह घोषित कर दिया। इस बारे में जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब बहुत नाराज हुआ। औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ और अकबर के गठबंधन को तोड़वाने के लिए एक चाल चली। औरंगजेब ने एक फर्जी पत्र लिखकर, ठीक है, एक पत्र लिखकर उसे दुर्गादास राठौड़ के लोगों के पास भिजवा दिया। और उस पत्र में एक घटना, औरंगजेब ने लिखा कि मेरे बेटे, तुम बहुत काम के हो, तुमने शाबाशी वाला काम किया है, तुमने दुर्गादास राठौड़ जैसे मेरे दुश्मनों को अपने कब्जे में ले लिया है। कल जब युद्ध होगा तो दुर्गादास राठौड़ और इसके सहयोगियों को युद्ध के मैदान में सबसे आगे हरावल में रखना, ताकि मैं सबसे पहले इनकी हत्या कर सकूं। इस प्रकार आप देखें, यह पत्र जब दुर्गादास राठौड़ को मिला तो दुर्गादास राठौड़ थोड़ा सशंकित हो गया। उसने राजकुमार, या कह सकता हूं शहजादे अकबर से मिलने का निश्चय किया, लेकिन जो पहरेदार थे उन पहरेदारों ने शहजादे अकबर से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि रात का समय था। आखिरकार दुर्गादास राठौड़ को अविश्वास हो गया और उसने राजकुमार या शहजादे अकबर की जो रसद सामग्री थी उसे लूटते हुए यहां से रातों रात यहां से निकल कर चला गया। सुबह जब शहजादे अकबर को पूरी घटना का पता चला और औरंगजेब की आती हुई सेना के बारे में जब उसको पता चला, तो भागकर वो दुर्गादास राठौड़ के पास पहुंचा। तब दुर्गादास राठौड़ को पता चला कि अकबर के और दुर्गादास के बीच में फूट डालने के लिए यह पत्र फर्जी औरंगजेब द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इस प्रकार आप देखें औरंगजेब आता है इन दोनों के विद्रोह को चलने के लिए। ऐसे समय में दुर्गादास राठौड़ ने मदद की शहजादे अकबर की, और दुर्गादास राठौड़ ने शहजादे अकबर को शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास दक्षिण भारत में भिजवा दिया। हालांकि औरंगजेब ने वहां भी शहजादे अकबर का पीछा किया और बाद में शहजादा अकबर अपने पुत्र और पुत्री को दुर्गादास राठौड़ को सौंपकर और स्वयं फारस की ओर भाग गया। ये फारस यानी ईरान की ओर भाग गया। आगे चलकर दुर्गादास राठौड़ ने शहजादे अकबर के पुत्र और पुत्री का काफी अच्छे से मुस्लिम रीति रिवाज से उनका शिक्षा दीक्षा का इंतजाम करवाया, उनका पालन पोषण किया, और उसके पश्चात काफी लंबे समय के पश्चात औरंगजेब को उनको भेंट किया। औरंगजेब इस बात से बहुत खुश हुआ कि दुर्गादास राठौड़ ने मुस्लिम रीति रिवाज से उसके पोते पोती यानी शहजादे अकबर के पुत्र पुत्री का पालन पोषण करवाया था। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर शहजादे अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री हैं सफियतुन्निसा को इस्लामी शिक्षा दीक्षा देकर औरंगजेब को सौंपा था। इस बात से औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ से बहुत प्रभावित हुआ था। हालांकि आप देखें दोनों के बीच में यह सहमति नहीं बनी कि अजय सिंह को उसका खोया हुआ राज्य वापस लौटाए। इस वजह से दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं हो पाए। आगे चलकर 1707 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह को जब जोधपुर का राज्य वापस मिल जाता है, तो जोधपुर का राज्य वापस मिलने के पश्चात उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाले की सजा दे दी थी। इसके बाद आप देखें दुर्गादास राठौड़ दुखी वन से मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में ये पहुंच जाते हैं। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इनको अपने पास रखा। ठीक है, उनको एक जागीर भी भेंट की थी, लेकिन वहां पर भी ये नहीं रहे और कुछ समय पश्चात ये वहां से चले जाते हैं और ये चले जाते हैं उज्जैन, और उज्जैन में वहीं रहते हुए इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। तो पूछ लिया जाता है दुर्गादास राठौड़ ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? उज्जैन में व्यतीत किया था, और वहीं पर रहते हुए इनकी मौत हो जाती है और वहीं पर इनकी छतरी आज ही बनी हुई है। पूछा जाए दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है, तो शिप्रा नदी किनारे, शिप्रा नदी जो कि उज्जैन बहती है, तो शिप्रा नदी किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार आप देखें दुर्गादास राठौड़ में से ये सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले शासक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।